अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान प्रोग्राम में साथ मुज़म्मिल सौरवती साहब। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि डेरा गाजी खां जलसा में पहुँचे। वहाँ जलसा आम से उन्होंने खिताब किया और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें उन्होंने अवाम के सामने रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है और पंजाब की तरक्की नवाज शरीफ के दौर में हुई है। मजीद भी क्रेडिट दिया है उन्होंने अपनी कैबिनेट में जो वज़रा हैं उनको, उस हवाले से भी बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस तरक्की के हवाले से, क्योंकि सूरत हाल पाकिस्तान की ठीक है, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, महंगाई बड़ी कंट्रोल्ड हुई है, उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही है जिस तरह से, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, आपको नहीं लगता? हाँ, लेकिन देखिए मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट को 1 साल पूरा हो रहा है। 8 फरवरी के बाद ना 1 साल हुकूमत का पूरा हुआ है और गवर्नमेंट ने अपनी 1 साल की उन्होंने यौम स्याह मनाया, इन्होंने यौम तामीर और तरक्की मनाया 8 फरवरी को, ठीक है ना। इनका वो बयानियाँ दे रहे हैं तब कि जी सब तबाही हो गई है, स्याही हो गई है, ख़त्म हो गया। ये बयानियाँ दे रहे हैं कि तामीर और तरक्की है, खुशहाली है, बेहतरी है। ये 2 डिफरेंट बयानियाँ इस वक्त चल रहे हैं। तो वो अपना बयानिया लेके अवाम के पास हैं, वो अपना बयानिया लेके अवाम के पास हैं। थोड़ी सी पब्लिक एक्टिविटी पीएमएलएन ने शुरू की है, पिछले 1 साल तो बिल्कुल नहीं की। एक नारोवाल का जलसा मरियम नवाज ने किया पिछले दिनों, जो बहुत अच्छा जलसा रहा। आज डेरा गाजी खान का जलसा है, वो बहुत अच्छा जलसा हुआ। कामयाब जलसा था, कामयाब रहा जलसा। हाँ, देखें फुटेजेस में तो कामयाबी है। वो कह रहे हैं कि सवाबी में तो पीटीआई ने ड्रोन फुटेज पर पाबंदी लगाई हुई थी कि वहाँ ड्रोन की फुटेज नहीं लेगा कोई। आज तो ड्रोन चल रहे थे, ड्रोन फुटेजेस सबके पास हैं। फिर दिन के उजाले का जो जलसा है ना, उसकी क्राउड आप छुपा नहीं सकते। रात को ना लाइटों में क्राउड ना भी हो तो लाइटें एक इम्पैक्ट पैदा करती हैं। लाइटों के अंदर ना वो एक बड़ा एम्बियंस सा बन जाता है और आपको नजर नहीं आती खाली जगह, क्योंकि लाइट से आप जब तस्वीर लेते हैं तो लगता है सभी भरा हुआ है। तो रात का जो जलसा है ना वो इतना एक्सपोज नहीं करता कि कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। लेकिन जो दिन का जलसा है उसको आप छुपा नहीं सकते, उसकी खाली जगह। मतलब शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खां का जलसा भी दिन का जलसा था, दोपहर। अगर खाली जगह होती तो अब तक फुटेजेस उसकी मार्केट में ऐसे फैल रही होती। नहीं, अवाम से इंटरेक्शन तो हम मुतवातर देख रहे हैं, तसलसल से जारी है गवर्नमेंट। नहीं, जलसे 2 ही हुए हैं। अवाम से इंटरेक्शन जलसा है तो जलसे 2 ही हुए हैं, एक नारोवाल का हुआ है और एक डेरा गाजी खां का हुआ है। वैसे तो प्रेस टॉक्स हैं, प्रेस ब्रीफिंग हैं, मुलाकात। मरियम नवाज साहब अभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के दौरे तो कर रही है ना। हाँ, वो कर रही है, लेकिन हाँ, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने थोड़ा सा 1 साल बाद ना कुछ सुख का सांस लिया है और वो पब्लिक में जा रहे हैं कि हमने 1 साल में कुछ डिलीवर किया है जिसको हम पब्लिक के सामने पेश कर सकते हैं। थोड़ी सी पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, मतलब लोग आ रहे हैं, जलसा हो रहा है और ये छोटे छोटे इलाकों में जलसे हैं। ये भी एक कस्बे में का जलसा है, ये कोई बहुत बड़ा जलसा शहर का, डेरा गाजी खां शहर का जलसा नहीं है। तो ये कस्बे में किया गया जलसा है, कोट कच्चा जिसका नाम है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब पीएमएलएन एक नई स्ट्रेटजी के जानिब, जिसमें थोड़ी थोड़ी पब्लिक अपीयरेंसेस भी वो शुरू कर रहे हैं, जलसे जुलूस मरियम ने भी किया है, अब शहबाज शरीफ ने भी किया है। तो मेरा ख्याल एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा आज? प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी बातें की हैं कि बेहतरी है, मुल्क में बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया उन्होंने। लेकिन इसके पहले उन्होंने क्या क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपको सुनवाते पहले। तो मैं तुहानू एक वादा कर चलिया कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नूं पिछे न छुटे। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पुराना स्टाइल है, ये इनका स्टाइल है। एक वो शबाना रोज तरक्की के हवाले से भी अक्सर सोशल मीडिया पर बात करते हैं और ये स्टाइल उनका था 2012-13 में। ये 12-13 के बाद आज नजर आया है। लेकिन पीटीआई आपको पता है फिर अब सोशल मीडिया उनका बाज नहीं आएगा, वो तो दूसरे नाम सजेस्ट भी करना शुरू कर देंगे। तो उनका सोशल मीडिया अब उन्हीं को मार रहा है। छोड़ें उस सोशल मीडिया को, इतना डिस्कस ना किया करें। वो अब अपनी वक़्त खुद खोई जा रहे हैं, वो तो अब आपस में लड़ने में मसरूफ। 2012 में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मैं लोड शेडिंग ना ख़त्म कर दूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, जिसको बाद में बहुत कहा गया। लेकिन जब 2018 के इलेक्शन का आखिरी दिन था ना हुकूमत का, तो मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आज मुल्क में कोई लोड शेडिंग नहीं है।
और हम लोड शेडिंग ख़त्म करके जा रहे हैं। पीरियड पे है कि उन्होंने 6 माह का, लग 4 साल गए, ये तो एक सवाल है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने लोड शेडिंग ख़त्म करने की बात की थी, तो आज आखिरी दिन है, तो आप देख लें मुल्क में ज़ीरो लोड शेडिंग। लेकिन हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने की बात की है, ये वो छोटी बात नहीं है मुजम्मिल साहब। देखिए, बात ये है कि ये तरक्की और खुशहाली का नैरेटिव है, ये तरक्की का नैरेटिव है, ये कोई मतलब ये फसाद का नैरेटिव नहीं है। वो कौम को पैगाम दे रहे हैं कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हम मुल्क तरक्की याफ्ता कौमों से भी आगे निकल जाएंगे, और अगर हम मिलकर काम करें, मेहनत करें, तो मेरे ख्याल में हम आगे निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये तरक्की का नैरेटिव कौम को उम्मीद दे रहे हैं, वो कौम को एक होप पैदा कर रहे हैं। देखिए ना, बहुत नाउमीदी हो गई थी कौम में, वो लोग कहने लगे थे पाकिस्तान का तो कुछ हो ही नहीं सकता, लोग मुल्क छोड़ जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एक उम्मीद का नैरेटिव दे रही है कि नहीं, यहाँ रहें। देखिए, कुछ गवर्नमेंट ने किया भी है 1 साल में, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, महंगाई की शरह कम हुई है, आप समझें तो, और कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, तो काफ़ी कुछ 1 साल में गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अचीव किया है जो वो लेकर पब्लिक के पास जा सकती है कि ये हमारी 1 साल की कारकर्दगी है। अभी हमारे पास 4 साल पड़े हैं, अगर हम 4 साल और इसी स्पीड से काम करते रहें तो बेहतरी हो सकती है। ठीक है। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने इसके अलावा इमरान खान पर भी बड़ी तनकीद की है। नाम तो नहीं लिया, मेरे ख्याल से एक सियासतदान का नाम लेकर बहुत कुछ कह गए और कुछ कहा भी नहीं। पहले सुनवा लेते हैं आपको, फिर उसके बाद तबसरा। कसम, जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन वहाँ पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है, और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे? नहीं, सवाल ठीक है कि वो भी मांगने ही जाते थे जब सऊदी अरब से पैकेज लेके आए। नहीं, पीटीआई का मौका है कि वो टर्म्स बेटर करने के लिए। नहीं, क्या वो जो उनसे पैकेज लेके आए थे सऊदी अरब से, वो पैसे नहीं मांगने गए थे, वो देने गए थे सऊदी अरब को पैसे। या वो जब वो आप पिछले दिनों असद उमर साहब ने शानदार इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा ये जो कहा था कि मैं IMF के पास जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, वो असद उमर साहब कहते हैं मैंने कहा था। उन्होंने कहा था, फिर IMF के पास जाना पड़ा, तो IMF को पैसे देने गए थे, लेने गए थे? मेरा मतलब इमरान खान साहब IMF को पैसे देने गए थे, लेने गए थे? आपको पता है उन 4 सालों में रिकॉर्ड कर्जा लिया गया, जितना पिछले 50-70 सालों में लिया गया, उन 4 सालों में उसके बराबर लिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर ही 5 चेंज हुए, उनके बाद एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि उस वक्त एक नैरेटिव बनाया गया कि जी शहबाज शरीफ मांगने जाता है, भिखारी है, ये है, वो है। तो आज मेरा ख्याल है बड़े ही अरसे बाद शहबाज साहब ने जवाब दिया है। यूजुअली वो इस तरह जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी बड़े तहजीब के दायरे में जवाब दिया। आप अंदाज़ा करें कि ये जवाब अगर बानी PTI ने दिया होता तो उन्होंने कैसे जवाब देना था। मतलब वो ज़ुबान आज भी PMLN की तरफ से या शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं इस्तेमाल की जाती जो उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई है जलसों जुलूसों में। अभी भी जवाब खतों में भी, अभी भी मजीद खतों में भी तो अभी भी वो जुबान इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज अच्छा एक बात था कि किसी ने बैनर उठाया हुआ था कि मीडिया पे बदमाशी और खात्मे माफ़ी, पॉलिटिकल बैनर था, मेरे ख्याल में अच्छा बैनर था। खतो लोग पॉलिटिक्स में दोबारा इंटरेस्ट है, और PMLN को अपने वर्कर को मोबिलाइज करने की ज़रूरत भी है। उन्होंने अपने वर्कर को काफ़ी अर्से से मोबिलाइज नहीं किया, और मेरे ख्याल में ये अच्छा ट्रेंड है कि कोई जगह मरियम चली जाएँ, किसी जगह शहबाज शरीफ चले जाएँ, दोनों मिलकर काम करें तो अच्छा है। लेकिन बहरहाल असल काम तो कारकर्दगी है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं बिक सकता, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी ही बिकेगी। ना उनको बयानिया बेचना भी नहीं आता, ना उनको इसकी वोट को इज्जत दो का बयान है, इतना तो बिका था। लेकिन वही बात है कि नून लीग उस पर कायम नहीं रही। नहीं कायम है आज तक। वोट को इज्जत देके तो वज़ीर आज़म बनी है। वो हकीकी आज़ादी पे कायम नहीं रहे। वो कहते थे अमेरिका से आज़ादी लेनी है, आज अमेरिका के कदमों में बैठे हैं। वो हकीकी आज़ादी पे कायम नहीं रहे। वो कहते थे अमेरिका की गुलामी नहीं करनी है, अब वो ट्रंप के गुलाम बने हुए बैठे हैं। तो उधर ज़्यादा बड़ा यूटर्न है, इधर की निस्बत में। आपको बड़ी सिंपल बात, सियासतदानों की खूबसूरती है यूटर्न, है ना।
क्यों? नहीं, वैसे पब्लिक को उसका एहसास करना चाहिए। मंशूर में बातें कुछ और होती हैं, हकीकत में कुछ और होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की है। केपी में बलूचिस्तान में दिन रात कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, दहशतगर्दी को ख़त्म करके ही दम लेंगे। सुनवाते हैं आपको। दहशतगर्दी हो रही है केपी में, बलूचिस्तान में, और दिन रात कुर्बानियां दी जा रही हैं, क्योंकि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयां जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। जी, सूरत हाल तो आपके सामने वाकई नुकसान ये तो भी है। उन्होंने कहा ना, वो जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं, डी चौक का ऐलान करते हैं, दोबारा भी कहा जा रहा है ना ईद के बाद, हाँ जी, ये उसकी तरफ इशारा है। उसकी तरफ इशारा था कि धावे चढ़ाइयाँ, धावे चढ़ाइयाँ, क्योंकि दोबारा से तरीके साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है ना, ईद के बाद से फिर से निकलेंगे ग्रैंड ऑपोजिशन उस पे उनका नैरेटिव ये है कि जब आप ये काम करते हैं तो एक दिन के लिए करते हैं तो अरबों रुपए का मुल्क का नुकसान होता है। देखिए ना, ये दो डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो नैरेटिव है तरक्की और खुशहाली का, ये नैरेटिव है, उनका नैरेटिव है कि इनको उठा के फेंकना है, इनका नैरेटिव है कि हमें काम करने का मौका दिया जाए। तो हम और बहुत तहरीक इंसाफ मानती है मैशत ठीक नहीं चल रही, हालात मुल्क के ठीक नहीं है, लेकिन ये फैसला तो आवाम ने करना है। मैशत ठीक है। ये दो ऑपोजिट नैरेटिव्स हैं और बस देखना यही है कि एफर्ट चल रही है, गवर्नमेंट की भी एफर्ट है, इसीलिए और पीटीआई की भी एफर्ट है कि गवर्नमेंट को ना चलने दिया जाए, और गवर्नमेंट की एफर्ट है कि हम किसी तरह अपनी हुकूमत चला लें। तो दोनों एफर्ट्स जो है ना वो अपनी साथ साथ चल रही हैं। तो दोनों एफर्ट्स के साथ साथ फिर देखते हैं किसकी एफर्ट कामयाब होती है। वो हुकूमत गिराने में कामयाब होते हैं, ये 5 साल पूरे करने में कामयाब होते हैं, ये कौम को वापस कारकर्दगी के नैरेटिव पे ले आते हैं कि वो कौम को बयानिए के जाली बयानियों के बयानिए पे ही रखते हैं। अच्छा, लेकिन एक ये बात तो अब लोगों ने साहब कि हुकूमत फिलहाल अभी फ्रंट फुट पर जो मईशत के हक में बात कर रही है, हुकूमत अकेली, मतलब नून लीग या पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा, वो भी कहीं ना कहीं टफ टाइम तो देते हैं गवर्नमेंट को। दीगर जो अपोजिशन पार्टीज हैं या दीगर सियासी जमातें हैं वो भी तरीके इंसाफ की तरह ही बातें करती हैं। मसलन कि इलेक्शन में धांधली हुई, मैशत ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, शायद खान अब्बासी देख लें, मिफ्ता इस्माइल साहब देख लें, मौलाना फजल रहमान साहब देख लें, टांगा पार्टी है, मतलब एक सीट जीते हैं, एक सीट है उस पार्टी की। भले जो पार्टी अपनी एक सीट शायद खान साहब नहीं जीत सकते, और वो 2018 में भी अपनी सीट नहीं जीत सकते। आपको याद है उनको हमजा शहबाज ने अपनी सीट से जितवाया था, उनकी इस मरी में जमानत जब्त, वजीर आजम रहे 18 तक, सिटिंग वजीर आजम अपनी सीट हार गया और फिर उनको लाहौर से जितवाया गया। तो अभी भी उनके पास कोई पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है। अभी तो मेरा मतलब है वो एक जलसा नहीं कर सके, अपनी कोई एक प्रेजेंस नहीं प्रूव कर सके। अभी तो वो तहरीक इंसाफ के कंधों पे चढ़ के अपनी सियासत करने की कोशिश करें। उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस जीरो है। चंद टॉक शोज में पीएमएलएन को बुरा भला, लेकिन आप देखिए तमाम ही सियासी जमातें तमाम में आप और बता देना, कोई काबिल जिक्र जमातें बताएं। परवेज खटक साहब की जमात भी आप देख लें, मिफ्ता इस्माइल साहब की देख लें, परवेज खटक साहब की, मौलाना फजल रहमान की जमात इस्लामी देख लें, हारे बुरी तरह। परवेज खटक साहब इलेक्शन, देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैटर करेंगी वो जमातें जो पार्लियामान में मौजूद हैं। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो तो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं ना अभी इस बयानिए के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टियां पार्लियामान में मौजूद हैं उनकी इस वक्त इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। या कोई ऐसी जमात जो पार्लियामेंट में नहीं है और उसके पास बहुत बड़ी अवामी ताकत है, मतलब आप समझे वो उसकी अवामी ताकत इतनी बड़ी है कि वो पार्लियामेंट के मोहताज नहीं है, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ऐसी तो कोई जमात पार्लियामेंट से बाहर नहीं है जिसकी बहुत बड़ी अवामी। अच्छा, इन जमातों से खतरा नहीं है हुकूमत को, आप ये कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता इनसे को, मतलब आपका ख्याल है शायद खान अब्बासी से खतरा है? मेरा मतलब आपका मतलब है शायद खान अब्बासी ये हुकूमत खत्म कर लेंगे। इलेक्शन से पहले तो नहीं, को बड़ा एक बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा था। आप मेरी बात समझे ना, वो टेक्निकल बात है कि जो पार्टियां ड्राइंग रूम पार्टियां रह गई हैं, टांगा पार्टियां रह गई हैं, वो हुकूमत के लिए कैसे खतरा है? वो अगर ऑपोजिशन के साथ मिल भी जाएं तो क्या 0 + 0 = 0? देखिए यक्का तो फिर पीटीआई है ना,
महमूद खान अचकज़ई भी ज़ीरो हैं, शाहिद खाकान भी ज़ीरो हैं। हाँ, फजलुर रहमान की अवामी ताकत और पार्टी मौजूद है, लेकिन वो अभी तक पीटीआई के कंटेनर पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है उनको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसके अलावा बिजली के हवाले से भी कहा है कि काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर ली गई हैं कीमतें। सुनवा लेते हैं पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा, फिर इस पर तबसरा जी। बिजली के शोबे में सरदार अवैस लगारी ने बड़ी मेहनत की है और जो कुछ उसमें फर्क आया, कमी आई, आगे अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो बिजली के हम बिल मजीद कम करेंगे ताकि ज़राअत को फायदा पहुंचे, सनत को फायदा पहुंचे, तिजारत को फायदा पहुंचे। ये तो बहुत ज़रूरी एक कदम होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, अगर ऐसा हो जाता है तो, क्योंकि बिजली की कीमतें फिलहाल सरदर्द हैं अवाम के लिए। देखिए, मुस्लिम लीग नून की सियासी बका ही बिजली की कीमतें कम करने, गैस और बिजली की कीमतें कम करने में। अगर मुस्लिम लीग नून गर्मियों में बिजली की कीमतें कम करने में कामयाब हो गई तो फिर तो मेरा मतलब है बल्ले 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 बल्ले। अभी तक उनकी ऑपोजिशन पीटीआई नहीं है, बिजली की कीमत है। मैं आज भी समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को शायद तहरीक इंसाफ से वो खतरा नहीं है कि तहरीक इंसाफ उनकी हुकूमत फेंक सकती है या उनको खतरा है, खतरा उन्हें बिजली की कीमतों से कीमत है, गैस की कीमत है। अगर वो बिजली की कीमतों को कम करने में कोई, देखे ना, मरियम नवाज का भी यही मौक़िफ़ था पिछली दफ़ा जब उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की कि लोगों के अंदर बिजली की कीमत के हवाले से बहुत एंगर मौजूद है, एग्रेशन है और नाराज़गी मौजूद है। अगर हम बिजली सस्ती कर लें, उनका मौक़िफ़ है, तो लोगों की नाराज़गी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और बात फिर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। आईपीपी से रीनिगोशिएट्स हुए हैं, कुछ आईपीपी के मुआहदे कैंसिल भी हुए हैं, कुछ मेरा मतलब है रीनिगोशिएशन जारी हैं। अभी गवर्नमेंट ने 2 रुपए बिजली कम करने के लिए मूव भी किया है, लेकिन 2 रुपए से कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा। 2 रुपए यूनिट कुछ नहीं होना, आपको लंबा कम करना पड़ेगा, 10-12 रुपए यूनिट बिजली कम करनी पड़ेगी और गर्मियों से पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली की जो इस वक्त बात है ना, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। जब बिजली सस्ती होगी तो मुस्लिम लीग नून के लिए सियासत के रंग भी बदल जाएंगे। बिल्कुल ठीक। मतलब साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के साथ अपोजिशन की हुई थी जुमे वाले दिन, आज भी उस एक मुलाकात के बाद कुछ तस्दीकें हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से तस्दीक ये हुई है कि चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकॉट ना करने का मशवरा दिया था और बैरिस्टर गौहर इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, सूरत हाल तो ये है कि इस मुलाकात की अभी तक बाज़गश्त है कि ये एक तो मुलाकात हुई क्यों, और उसके बाद एक शिकायतों के अंबार तरीके इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस साहब के सामने मौजूद थे। इमरान खान साहब के साथ ज़्यादतियाँ थी, डॉक्टर्स तक उनको ना मिलने के हवाले से बातें थी, इसके अलावा क़यादत की, रहनुमाओं की, कारकुनों के हवाले से एक लंबी चार्जशीट थी। अब सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने यही कह सकते थे वो कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप बाइकआउट ना करें और सिस्टम का हिस्सा रहें। क्या करें? नहीं, आपने चीज़ को गलत पेंट किया। देखें, फैक्ट्स को फैक्ट्स रहते। तहरीक इंसाफ ने खुद कहा कि जो हमने शिकायतें लगाई, उन्होंने कहा लिख कर देते। उन्होंने ये कब कहा क्या ही कर सकता हूँ? देखिए, आपने गलत बात चीफ जस्टिस के मुंह में डाली ना। उन्होंने कब कहा क्या ही कर सकता हूँ? उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं लिख कर देते हैं, उनमें से जो जिस पर कानून के मुताबिक। कल प्रोग्राम में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्वियसली उनके पास इन चीज़ों का सलूशन नहीं है। नहीं, मतलब अगर कोई जेल मैनुअल में उन्हें कोई सहूलियात मजीद दी जा सकती हैं तो वो जेल रिफॉर्म्स कमेटी को भेज देंगे। किसी की जमानत का मामला है तो मुतलका अदालत को भेज देंगे। लेकिन जो जो उनके इख्तियार में, उन्होंने ये कब कहा है मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब आपने उनके नाम पे मेरा ख्याल है पीटीआई का सोशल मीडिया आप ज्यादा ना देखा करें। नहीं, कल जो हम बात कर रहे थे उस तसलसल में मैंने किया जिसमें आप खुद कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट के इश्यूज हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हो, तो उसमें ज़ाहिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? नहीं, पर आप चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा ना आप पीटीआई का सोशल मीडिया इस शो में ना बयान किया करें, उसमें आधे से ज़्यादा फेक होता है। उसी की वजह से पीका लॉ बनाना पड़ा है। अगर हम फेक न्यूज़ ना चलाते ना तो हमें इस मुल्क में पीका लॉ भी ना आता। तो मेरा मतलब है ये जरूर आज की खबर क्लेम कर रहे हैं इस अच्छा, ये जो खबर नहीं, ये कुछ जराए की खबर नहीं है, इसकी बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की है। जराए की खबर होती है, हम ना डिस्कस करते। देखिए, एक खबर की बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस ने उन्हें ये कहा कि अगर आप पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास का बाइकआउट ना करते तो जजेस की तैनातियाँ कुछ डिफरेंट होती। होता ये कि कुछ जजेस को बहुत कम वोट मिल रहे थे, लेकिन चूंकि मुखालफीन
बाइकाट कर गए तो उनके मुकाबले पे जो उम्मीदवार थे उनको वो वोट डाल ही ना सके। जो पीटीआई 3 वोट डाल सकती थी 2, और 2 वोट जो हैं वो मुनीब अख्तर और वो मंसूर अली शाह डाल सकते थे। 4 वोट अगर किसी और जज को मिल जाते तो वो शायद जो अब जज बना है वो ना बनता, कोई और बन जाता, क्योंकि 4 वोटों ने बाइकाट किया ना। तो चीफ जस्टिस ने ये मशवरा दिया है कि आप जुडिशल कमीशन के इजलासों का बाइकाट ना किया करें। वहाँ जजेस की तैनातियों में एक एक वोट बड़ा कीमती है, आप अपना वोट इस्तेमाल किया करें, उससे जजेस की तैनातियों पर बहुत फ़र्क पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पिछली तैनातियों में भी अगर आप वोट इस्तेमाल करते तो शायद एक आध तैनाती वो ना होती और दूसरी हो जाती। आप बात समझें। तो उन्होंने कहा आप सिस्टम का हिस्सा रहें, आप जुडिशल कमीशन में आते रहें और जुडिशल कमीशन में अपना वोट इस्तेमाल करें। देखिए चीफ जस्टिस ने ये कहा। अब पीटीआई की मुसीबत ये थी कि पीटीआई तो लग गई मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब के पीछे कि वो जजेस की सुप्रीम कोर्ट की तैनातियां रुकवाना चाहते थे। उनको इस बात में तो इंटरेस्ट नहीं था कि बनता कौन है, वो तो चाहते थे कोई भी ना बने। तो पीटीआई उस गेम में चली गई बाइकाट की, जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने जो गेम सेट की। तो चीफ जस्टिस ने मेरा ख्याल है इशारतन उनको ये समझाया है कि आप सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत का हिस्सा ना बने और जुडिशल कमीशन में आके इंडिपेंडेंटली अपनी राय का इज़हार करें। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सियासत है, जजेस की आपस के इख्तलाफात हैं, पीटीआई को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। टेक्निकल बात जो मैं समझा हूँ, अगर ये पैगाम चीफ जस्टिस साहब ने दिया है बैरिस्टर गौहर साहब को, तो वो उन्हें ये कह रहे हैं कि जो जजेस की अंदरूनी सियासत है, तहरीक इंसाफ को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आप जजेस के किसी एक धड़े के साथ मत खड़े हों और किसी एक धड़े की मुखालफत ना करें। आप किसी 2 जजेस को अपना बहुत प्यारा और 2 जजेस को बहुत मुखालफ ना कहें। आप बैलेंस पैदा करें जजेस के हवाले से और इंडिपेंडेंटली जुडिशल कमीशन में अपनी राय का इज़हार करें। आप किसी एक ख़ास जजेस के ग्रुप के साथ अपने आप को नथी ना करें, जो मैं समझाऊँ, क्योंकि ये बात हो रही है जुडिशल कमीशन के तनाजुर में। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ने ये देखो ना, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई के अरकान इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियाँ मुख्तलिफ हो सकती थी। मतलब कुछ जो अब बन गए हैं जज शायद वो ना बन सकते। और इनमें मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आमिर फारूक साहब का बिल्कुल कम मार्जिन से वो बने हैं। उन पर काफ़ी कम वोट थे। अगर पीटीआई और मंसूर अली शाह वगैरह भी करते तो शायद उनकी जगह कोई और बन जाता। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने निज़ाम के अंदर रहना है, बाइकाट नहीं करना, इंडिपेंडेंटली करना है और जजेस की सियासत में नहीं मुलव्वस होना, जो मैं समझाऊं। बाकी जो बातें कल आ गई, फिर चीफ जस्टिस ने अपना एलामिया भी जारी कर दिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हमारी जुडिशल कमीशन पर बात हुई है। टेक्निकल बात मैं समझता हूँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बैड टेस्ट में गई है। और मतलब अगर चीफ जस्टिस ने एक मुशावरत का अमल शुरू किया था तो आपने उसको डिस्करेज किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने कल भी ये बात कही है। अब भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि इसीलिए नहीं मिलना चाहिए कि बात पोलिटिसाइज हो जाती है। मैं समझता हूँ उन्हें पोलिटिसाइज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह फिर बातचीत के रास्ते बंद होते हैं, फिर कोई मिलता नहीं है कि आप मिलने के बाद क्या करेंगे। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने उनको मेरा ख्याल है ये मशवरा दिया है, मशवरा गुड मशवरा है। और लेट्स सी अब इस पे अमल दरामद होता है कि नहीं, क्योंकि दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। नहीं आती है, वो अपनी जगह है, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि मेरा मतलब आपके लिए याहिया अफरीदी और मंसूर अली शाह बराबर होने चाहिए। आपका ज़रा झुकाव ज़्यादा मंसूर अली शाह की तरफ लगता है, तो आप ज़रा बराबर लेके चलें, जो मैं समझाऊँ इस बात से। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट और जजेस सीनियरिटी से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की सदारत सेक्रेटरी के लिए जो मुकाबला नहीं, हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तैनाती पर दोबारा दरखास्तें दायर हुई हैं, तो हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। देखें, ये पहले जजेस ने दरखास्तें दायर की, अब और लोग भी इस हवाले से दरखास्तें दायर कर रहे हैं, और ये नॉर्मल बात है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे 26वीं तरमीम के खिलाफ को 12 दरखास्तें हैं। जब कोई एक इशू हो तो कोई भी उसमें जाकर अपनी राय और पिटिशन भी दे सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी उसमें एक पिटिशनर बनने का फैसला किया, और अब जो है और दरखास्तें भी आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये आइनी बेंच में मामला आ जाएगा, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने इस हवाले से जो अपना मौक़िफ़ दिया है, उन्हें इन दरखास्तों में ज़्यादा वज़न नहीं नज़र आता। उनके ख्याल में कि जो सीनियरिटी है वो
सरफराज डोगर साहब की कायम है। बहरहाल सबसे ज्यादा मसला उन्हीं की तैनाती से, सरफराज डोगर साहब नहीं, बाकी तैनातियों से भी मसला है, लेकिन डोगर साहब ने तो आकर फिर चीफ जस्टिस बन गए ना। अब देखिए ना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब दिसंबर 2015 में जज बने हैं और डोगर साहब जून 2015 में जज बने हैं, तो 6 माह तो डोगर साहब सीनियर हैं कियानी साहब से। अब क्या उनकी वो सीनियरिटी इस्लामाबाद हाईकोर्ट आके ख़त्म हो गई, ये बात हमें समझ नहीं आती कैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये इस तरह नहीं है, फ्रेश अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल दरखास्तों पे दरखास्तें दायर हो रही हैं। और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेज हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि हाईकोर्ट के जजेज की सीनियरिटी का कोई जॉइंट पूल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे हाईकोर्ट्स के जजेस की सीनियरिटी का एक कंसोलिडेटेड पूल है और उनकी कंसोलिडेटेड सीनियरिटी लिस्ट है। उनका लॉ पॉइंट ये है, और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में हाईकोर्ट के जजेस की कोई कंसोलिडेटेड सीनियरिटी लिस्ट नहीं है। हर हाईकोर्ट की अपनी इंडिविजुअल सीनियरिटी लिस्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि चारों हाईकोर्ट के जजेस की कोई कंसोलिडेटेड एक सीनियरिटी लिस्ट है। ये पॉइंट मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जब कोई दूसरे हाईकोर्ट में आएगा तो वो अपनी सीनियरिटी ख़त्म करके आएगा और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आके उसकी नई सीनियरिटी होगी। सीनियरिटी मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर बीइंग अ जज, तो वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो उसकी मौजूद रहती है ना। ये ज़रूर है कि अगर आप 2015 में जज बने हैं तो हो सकता है आप लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर हों, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2015 में आप जज बने हैं तो आप नंबर 1 पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की तादाद कम है। आप देखें ना, यही डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट में 2015 की तैनाती से 15वें नंबर पर थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2015 की तैनाती से नंबर 1 पोजीशन में आ गए हैं। तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग लॉ पॉइंट्स हैं। जब आईनी बेंच में सब अपने अपने दलाइल देंगे, मेरा वोट अभी भी यही है कि सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी कायम रहेगी और वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। दूसरे मौक़िफ़ में जान कम है। बिल्कुल ठीक है। बात गजा के हवाले से भी करेंगे। रियाद में एक बैठक हुई है जहां ट्रंप के गजा मंसूबे के मुकाबले में अरब दुनिया का जो मुतबादिल प्लान है वो भी तैयार कर लिया गया है। इस मीटिंग के हवाले से मुज़म्मिल साहब, आपको क्या लगता है कि क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं? देखिए, ट्रंप ने भी विड्रॉ किया है। देखिए, ट्रंप ने का जो लेटेस्ट बयान आया है ये रियाज की बैठक के बाद, उन्होंने कहा मेरा प्रपोजल था, अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं क्या करूं। टेक्निकली मेरे ख्याल में जो रियाज में अरब मुल्कों का इजलास है और अब आगे जो अरब लीग का इजलास है और जो इजिप्ट का फार्मूला है, उसके नतीजे में मुझे लगा कि अमेरिका या ट्रंप जो हैं वो दबाव में आए हैं और वो जो उनका था कि हम गजा को टेक ओवर कर लें, वहाँ की कम्युनिटी निकाल के वो थोड़ा बहुत ट्रंप ने उससे विड्रॉ किया है। और अब वो आगे चल के कितना विड्रॉ करते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि जो अरबों ने अपने आप को इकट्ठा किया है और मिलकर बात करने की कोशिश की है, जो रियाद में बैठक हुई है या जो अब आगे अरब लीग का इजलास है, जो इजिप्ट फार्मूला है, मुझे लगता है वो प्रिवेल कर जाएगा ट्रंप फार्मूले पे और ट्रंप को और अमेरिका को, इसराइल को उस फार्मूले को मानना पड़ेगा। आज वैसे तो दोबारा फिर कैदियों का तबादला हुआ है हमास और इसराइल के दरमियान, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि वहाँ अभी कोई मुकम्मल सीज फायर भी नहीं हुआ। वो इसराइल स्ट्राइक्स भी कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है। देखो, हमें तो गिला ही ये था कि गजा में इतनी तबाही हो गई और मुसलमान ममालिक या अरब ममालिक इकट्ठे नहीं बैठे और इन्होंने मिलकर कोई आवाज़ नहीं उठाई और मिलकर कोई, मेरा मतलब है कि दुनिया को कहा नहीं कि इसको रोका जाए। अगर वो मिलकर इसराइल को कहते कि इसको रोका जाए, नहीं तो इतने मुसलमान ममालिक में इतनी जान ज़रूर थी कि वो इसराइल को रोक सकते और OIC भी मिलकर कह सकता था और सब कुछ के दुनिया के 52-54 मुल्क हैं वो मिलकर भी कहते तो इसराइल दबाव में आता। लेकिन टेक्निकली मुसलमान ममालिक ने गजा के हवाले से काफ़ी कमज़ोरी दिखाई है। लेकिन अब ये जो ट्रंप का प्लान है इसके ऊपर हमें कुछ किसी हद तक अरबों में एक यूनिटी नज़र आई है और वो इकट्ठे बैठे हैं और उसके बाद उन्होंने आपस के इख्तलाफात भी ख़त्म किए हैं और किसी हद तक हमें ट्रंप भी विड्रॉ करते हुए नज़र आए हैं। और वैसे भी ट्रंप की आजकल ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो यूक्रेन की मिनरल्स पे है। मुझे लगता है गजा पे उनकी तवज्जो कम है, तो वो यूक्रेन के सारे मिनरल्स के एग्रीमेंट्स जो हैं वो यूक्रेन के साथ करना चाहते हैं और वो पहले यूक्रेनियन सदर नहीं कर रहे थे तो उन्होंने उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया और अब जो है वो सुना डील होने जा रही है
और उसमें कोई दोस्त वहाँ जो इतने लिथियम और दूसरे मिनरल्स हैं वो सारे यूएस लेने लगा है कि हमने जंग पे 200 अरब डॉलर खर्चे हैं, तो लिहाजा मेरा ख्याल है ज़्यादा तवज्जो उनकी यूक्रेन की तरफ है, गज़ा के ऊपर कम तवज्जो है। गज़ा पे तो पैसे लगने हैं, जहाँ से आने हैं वो यूक्रेन है। तो मेरे ख्याल में वो उनका ख्याल होगा कि मैं यूक्रेन पे बात करूँ। वैसे भी रशिया और यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान भी मोहम्मद बिन सलमान ने सालसी कराई है, वो भी वहाँ हुई है। तो मेरे ख्याल में किसी हद तक शायद गज़ा की हद तक अमेरिका रिट्रीट करेगा और ये जो अरब ममालिक का फार्मूला है ये प्रिवेल करेगा। बिल्कुल ठीक है। मुझल साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात अब लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से 30,763 जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड थे और नतीजा हमारे सामने आ चुका है। हामिद खान ग्रुप के आसिफ नसवाना जीत चुके हैं 7,050 वोट लेकर। जमील साहब कैसे देखते हैं आज के नतीजे को? बड़ी जीत है। पहले जो है ये लाहौर हाईकोर्ट बार है, पहले लाहौर बार भी हामिद खान ग्रुप साहब ने नहीं जीती है। तो उनकी एक लाहौर में हेजमनी तो पहले मौजूद थी कि लाहौर बार उन्होंने जीती, अब लाहौर हाईकोर्ट बार भी उन्होंने जीती है। तो लाहौर के वकला का ट्रेंड, लेकिन इट वाज अ क्लोज कॉन्टेस्ट। उन्होंने जो मुखालिफ उम्मीदवार है उन्होंने कितने वोट लिए हैं? 6,400 और 7,600 वोटों का फर्क है। वैसे 600 वोटों का फर्क काफी फर्क भी होता है, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत लैंडस्लाइडिंग नेक टू नेक कंपटीशन था। 6,400 वकला भी उनके खिलाफ हैं, 7,000 उस तरफ हैं, 500-600 की लीड है। इसमें से 100-200 इधर होते, 100-200 उधर होते तो बैलेंस हो सकता था। लेकिन टेक्निकली ये एक वाइटल कामयाबी है, और अगर आगे कोई वकला तहरीक चलनी है तो अब 2 बार्स लाहौर की जो हैं वो हामिद खान साहब के पास आ गई, लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार। पहले लाहौर बार के सर पे वो सियासत कर रहे थे और वकला तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब लाहौर हाईकोर्ट बार भी उनके पास आ गई है, लेकिन अब देखना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट बार उनके पास नहीं है, बार कौंसिल उनके पास नहीं है, और बाकी बार्स के क्या नताइज आते हैं। देखें ना, बलूचिस्तान बार और सिंध बार वगैरह ने जजेस की तैनातियों पर लाहौर बार से अलग व्यू लिया था, उनका ख्याल था ठीक है। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का भी नताइज आने हैं, तो फिर देखते हैं कि अब इन नताइज के नतीजे में, लेकिन इनके पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे गहरे असर होंगे ये, क्योंकि अगर ये पीटीआई हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं, यकीनन अब पीटीआई की आवाज़ बार से ज़्यादा बाहर आएगी, और बार्स की सियासत में पीटीआई जो है, अभी आईएलएफ के भी सदर नए पहले एहतजाज की कॉल्स उनकी तरफ से दी जाती हैं, तो अब देखना पड़ेगा। अभी तक जो बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी पीटीआई वकला तहरीक नहीं चला सकी। इसकी कोई 10-12 कोशिशें वो कर चुके हैं, लेकिन 10-12 ही नाकामियां हैं। फंड्स का कुछ क्या वकला तहरीक चल सकेगी या नहीं, ये अब देखना पड़ेगा। और बड़ा एक पाकिस्तान में तो एक तारीख है वकला तहरीक की, आपको पता है, इफ्तिखार चौधरी वाली। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो वकला ने नहीं, नवाज शरीफ ने इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराया था। वकला तहरीक के साथ पीटीआई जुड़ेगी तो वकला तहरीक कामयाब होगी, अकेले वकला नहीं कोई तहरीक चला सकते। अब होता क्या है, जो पीछे लॉन्ग मार्च ऐलान हुआ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे, उस दिन आप देखें ना, उस दिन की जो चैट्स भी बाहर आई हैं। एक तो पीटीआई का कोई एमएनए एमपीए नहीं निकला वकला के साथ, फिर बैरिस्टर गौहर साहब भी नहीं थे। तो जब लोग पीटीआई के नहीं थे तो अकेले वकला इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो सकते कि वो कोई इनकलाब ले आए। उनके साथ एक सियासी जमात जब जुड़ती है तो फिर कोई तहरीक की शक्ल बनती है। तो अगर पंजाब से तहरीक इंसाफ एक्टिव नहीं होती तो अकेली बार्स भी वो चेंज नहीं ला सकेंगी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब, खैबर पख्तूनख्वा में ना निगरान दौर में जो भर्तियां की गई थी तमाम मुलाजमीन की, उनको फ़िलहाल बरतरफ कर दिया गया है, एलामिया भी जारी कर दिया गया है। 30 रोज़ में रिपोर्ट पर अमल दरामद भी हो जाएगा। कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, केस पेशावर हाई कोर्ट में भी पहुंचा है, लेकिन मैं समझता हूँ निगरान दौर में मैं देख रहा था, मतलब पुलिस में 4019 भर्तियाँ हुई हैं, महकमा बल्दियात में 192, जेल खानाजात में 159, तालीम में 702, सेहत में 693, एजुकेशन में 2300 भर्तियाँ, कम्युनिकेशन में 120, एनिमल में वगैरह में 175। मतलब एक भर्तियों की लंबी लाइन केपी की निगरान हुकूमत लगा गई, और इतनी बड़ी भर्तियाँ, मतलब आपको बहुत ज़रूरी भर्ती है, आप ज़रूर कर सकते हैं,
मतलब गवर्नमेंट चलानी होती है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं जिसकी वजह से हुकूमत का काम नहीं चल सकता। पर आपको हज़ारों लोग भर्ती करके चले गए हैं निगरान दौर में, तो ये निगरान दौर का मैंडेट तो नहीं है। इसलिए मेरे सवाल ख्याल भी में खड़े हो गए निगरान ना। दौर निगरान हुकूमत भर्तियां करने के लिए तो नहीं बनाई जाती है। अब आप देखें, एक और सवाल होगा, वो कहेंगे जी ये भर्तियां मेरिट पे हुई हैं तो फिर लोगों को निकालें कैसे। सिर्फ ये कहना कि ये निगरान दौर में भर्तियां लिहाजा निकाल दिया जाए तो ये भी एक कानून के मुताबिक बात नहीं। भर्तियां मेरिट के मुताबिक हैं या नहीं है, ये तो नहीं है कुछ सियासी भर्तियां तो नहीं करनी। अब ये भर्तियां देखें ना, पंजाब असम्बली के भी भर्तियों का एक केस चल रहा है, वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने भर्तियों की एक लंबी लाइन पंजाब असम्बली में कर दी। वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही ने की या किसी ने की, ये बताएं मेरिट पे आई या नहीं है। अब ये कानून तो उन्होंने पंजाब असम्बली से बनाया है, इनको केपी असम्बली से इनको निकालने का, लेकिन क्या कोर्ट्स उस कानून को अपहेल्ड करके इनको नौकरियों से निकालने देते हैं या इनको मेरा मतलब स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं। लेकिन किसी हद तक मैं केपी हुकूमत के इस मौक़िफ़ का हामी हूँ कि निगरान हुकूमतों पर इतनी भर्तियों की उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो डे टू डे काम चलाना है, लेकिन इस बार निगरान हुकूमतें हो भी बहुत लंबी गई थी, लेकिन जितनी कहा भी ये जा लंबी रहा था हो कि गई ये रही तो सेटअप निगरान रहेगा, नहीं। अगले 1-2 साल तक ये सेटअप रहेगा निगरान। तो बहरहाल हज़ारों भर्तियों की बात है, कुछ चंद 100 भर्तियों की बात तो नहीं है। सिर्फ आप देखें पुलिस में 4019 भर्तियाँ वो कर गए हैं, और निगरान हुकूमत थी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उनकी हामी हुकूमत थी, उन्होंने की भी भर्तियां हैं। मुझे लगता है तो मौलाना की उनकी अब जो पीटीआई निकाल रही है इसका भी थोड़ा ग्रैंड अलायंस पे असर होगा। अच्छा? मेरा ख्याल है इसका भी असर होगा ग्रैंड अलायंस पे। लेकिन बहरहाल मुझे ये अच्छा तासुर नहीं लगा कि निगरान हुकूमत के दौर में आप हज़ारों लाखों भर्तियां करें और ये करें। तो किसी भी सूबे में हो बेशक है, सवाल तो खड़े होते हैं कि क्यों इतनी भर्तियां हो गई, क्या अपनों को नवाजा गया, आखिर क्या ज़रूरत थी या नहीं थी, मेरिट पर भर्ती हुई या नहीं हुई। ये बड़े सवालात हैं जो जन्म लेते हैं, इनके जवाब देखिए ना, पेशावर हाई कोर्ट में रिट हो गई है और डीबी ने नोटिस कर दिए हैं, लेकिन अभी उन्होंने को अब केपी असम्बली ने इस हवाले से एक कानून भी पास किया है और उस कानून के तहत इनको निकालने की बात की जा रही है। उधर से पेशावर हाई कोर्ट में रिट है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि हमारे यहाँ निगरान हुकूमतें जो बनती हैं, वैसे तो दुनिया में कहीं नहीं बनती हैं, ये हमारा एक नया ही मुल्क है जहाँ पे निगरान हुकूमतें बनती हैं। ना सिर्फ निगरान हुकूमतें बनती हैं बल्कि वो मईशत के हवाले से बड़ी डील भी कर रहे होते हैं, भी करती हैं। मुझे लगता है कि नए जो इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए उनमें निगरान हुकूमतों का तस्वर अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए। बड़ी बात कर दी, हाँ ख़त्म कर देना चाहिए। निगरान कोई बात करता है नैब ख़त्म हो जानी चाहिए, कोई बात करता है ना पाकिस्तान की जमहूरियत को फ़ायदा दिया है, ना निगरान हुकूमतें बनने से कोई फेयर इलेक्शंस की राह हमवार हुई है, तो लिहाजा ख़त्म ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब, शेखुपुरा प्रेस क्लब का तनाज़ा है कि बंद किया, सील प्रेस क्लब 2 हफ्ते से ज़ायद का सील हुआ है। कुछ दोस्तों ने ना खबर उड़ा दी कि ये पीका एक्ट के मुताबिक सील हुआ है, तो हमने थोड़ा अपने शेखुपुरा के नुमाइंदे को कहा कि चेक करें कि ये पीका एक्ट के तहत, तो ये पीका एक्ट के तहत नहीं सील हुआ, ये वहाँ 2 ग्रुपों की लड़ाई है, बोगस मेंबर साजी है, अकाउंट्स नहीं रखे गए, प्रेस क्लब के अकाउंट नहीं खोला गया, पैसों का गबन है, काफ़ी कुछ है, जिसके नतीजे में डीसी को इंक्वायरी करने के लिए कहा है। मेरा ख्याल है डिप्टी कमिश्नर को बहुत ऑनेस्टली इंक्वायरी करनी चाहिए, और हम समझते हैं प्रेस क्लब में बोगस मेंबरशिप्स नहीं होनी चाहिए, उनके अकाउंट्स बहुत ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उनका इलेक्शंस बहुत शफाफ होने चाहिए प्रेस क्लब के। तो बहरहाल हमारे नुमाइंदे ने एक पैकेज बनाया है, बिल्कुल एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की गई है हमारे नुमाइंदे की तरफ से शेखुपुरा प्रेस क्लब की, वो देखिए। उसी के साथ उसके बाद मुझे मुज़म्मिल सौरवदी और सना के अमान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हाफ़िज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने, जिसे आज सील हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसके सील होने के पीछे क्या वजूहात हैं, असल क्या हक़ाइक़ हैं, इसको जानने की आज हम कोशिश करेंगे। प्रेस क्लब पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज की वजह से सील नहीं हुआ। बिल्कुल झूठ बोला गया है कि इसको पीका एक्ट के तहत जो है सील किया गया है। प्रेस क्लब इसलिए सील हुआ कि एक मखसूस ग्रुप ने 6 साल से अपनी इजारादारी रखी हुई प्रेस क्लब। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने बिल्कुल मेरिट पर फैसला करते हुए दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादम का खदशा था और दीगर मामला थे, उन्होंने आर्जी तौर पर इंटरम ऑर्डर करके उसको सील किया। ये आर्जी उनका फैसला है, मुस्तकिल सील नहीं है। 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हाई कोर्ट को अपनी एक मुफस्सल रिपोर्ट भेजनी है। इसके बाद जो है इस प्रेस क्लब को डीसील किया जाए। शेखुपुरा प्रेस क्लब को पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज करने के बायस सील नहीं किया गया।
बल्कि ये दो ग्रुपों के दरमियान आपसी इख्तलाफात हैं जिनका मामला लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें इंक्वायरी पर मामूर किया गया है और इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक इंक्वायरी करके कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा।